Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज रबिया मेरी मेहमान है और रबिया ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है दुनिया की सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे होने वाली जो मैराथन है एवरेस्ट मैराथन, और उसमें फ़र्स्ट एवर पाकिस्तानी वुमन जिन्होंने कि पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, पार्टिसिपेशन के बाद कोई इसको टाइटल विन, कोई टाइटल भी है ये, कोई इसमें कोई अवार्ड लेना, कोई जीतना इसका भी ज़रूरी है आपके लिए, या नहीं बस ये पार्टिसिपेटेड बिन देयर डन दैट? लकीली और आई एम ब्लेस्ड, मुझे अंदाज़ा नहीं था बट मैं अपनी कैटेगरी में 3rd पोजीशन पे आई। अच्छा, तो इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। उसके लिए सर्टिफिकेट और मेडल तो आपको मिलता ही है, बल्कि मेरे पास है ये। अच्छा। मेरे लिए ये मेरी खून पसीने की मेहनत का है। वो कहते हैं खून पसीने की कमाई। सो ये मेडल और बल्कि सर्टिफिकेट सिर्फ आपको खून मिलता पसीना है। नहीं, इसको कहना चाहिए ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। ओह यस, ये इन तीनों का है। बिल्कुल। तो ये 2 चीज़ें आपको मिलती हैं और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे 3rd पोजीशन से भी नवाज दिया मेरी कैटेगरी में। तो इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। अच्छा, अब एक ऐसी माँ जो खुद ज़िंदगी की दौड़ में अब दौड़ रही है अपने कदमों पे और अपने ख्वाबों के साथ, अपनी बेटियों को कैसे आप देखती हैं एंड आप उनके बारे में क्या सोचती हैं और उनके लिए क्या प्लान कर रही हैं? ओके, मेरा ख्याल है कि मैं कोई बहुत उस तरह की माँ नहीं हूँ जो डोमिनेटिंग होती है। आई थिंक कि उनकी लाइफ में वो जो भी अचीव करना चाहेंगी, मैं उनका सपोर्ट सिस्टम बनूँगी। वो उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, वो स्विमिंग होगी, रनिंग होगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी, या कोई और जो भी वो चूज़ करें। तो मेरे ख्याल से कि हमारे इर्द गिर्द अगर औरतें सपोर्ट सिस्टम बन जाए ना, तो वो आप यकीन जाने इतने मसले ख़वातीन के हल हो जाएंगे, सभी ख़त्म हो जाएंगे। इतने हल हो जाएंगे कि कुछ बाकी रहेगा नहीं। हाँ। तो आई विश कि मैं उनके लिए सपोर्ट सिस्टम बन सकूं, और जब वो पीछे मुड़ के देखें तो उन्हें पता हो कि कोई और खड़ा है या नहीं खड़ा, तो उनकी माँ खड़ी है। और आई वुड प्राउडली से कि जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई और खड़ा है या नहीं खड़ा, तो मेरी बेटियां ज़रूर खड़ी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो आई विश कि मैं भी उन जितनी सपोर्टिव बन सकूं जैसे वो मेरे साथ मेरे लिए सपोर्टिव बनी है। लेकिन कभी ये फील हुआ कि शायद आपकी मदर ज़्यादा आपको वो सपोर्ट कर देती और तो शायद चीज़ें जो हैं आसान हो जाती, बेहतर हो जाती? अच्छा फ़रा, क्योंकि मेरी यंग एज में शादी हुई और यंग एज में शादी होना अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल What are the अच्छी good? बात अच्छा। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सिर्फ अच्छी चीज़ ये होती है कि आपके बच्चे आपके साथ बड़े हो जाते हैं। हाँ। बट ये कि वो फिर आपका सपोर्ट बन जाते हैं आपकी। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है यंग एज में शादी होना, क्योंकि मेरा ख्याल है तब तक शादी होना, इट्स नॉट अबाउट अगर कोई इतना मैच्योर है। आई डोंट थिंक सो कि आजकल के ज़माने में, पहले अगर हमारी अम्मियों के ज़माने में होता था तो उस टाइम पे मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा होता था। आजकल के ज़माने में अगर आप तब तक शादी ना करें जब तक आपने अपने आप से मुलाकात नहीं की, जब तक आपने अपने आप को नहीं समझा। बाज़ तो यार सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, अपने आप से मुलाकात नहीं होती, फिर क्या करें, शादी ना करें। फिर अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने आप को थोड़ा थोड़ा टाइम दें। जैसे मैं कहती हूँ कि नेचर के साथ जब आप वक्त गुजारते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, तो आपको अपने पता चलता है कि आपके फ्लॉस क्या हैं, आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं, आप कहाँ वीक हैं, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। हो सकता है आप फिज़िकली वीक हों लेकिन स्ट्रॉन्ग हों, आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली वीक हो, तो देन चूज़ द पार्टनर उस तरह से। और अपने आप को समझने के बाद, मेरा ये ख्याल है कि अपने आप को समझने के बाद शादी करें। बिल्कुल सही, आपका ख्याल बिल्कुल सही है। अच्छा, इससे आगे चलते हुए जो आप बता रही थी कि जल्दी शादी हो गई थी तो इस वजह से, तो मदर को मैंने नहीं देखा कि वो मेरे लिए क्योंकि मुझे ये शौक़ पहले था नहीं कि वो मेरे लिए सपोर्टिव होती या ना होती। लेकिन जब मेरा ये शौक़ मैंने अपना लिया तो हाँ, मेरी मदर खुश बहुत होती थी, डांटती थी कि बेटियों को छोड़ के जा रही हो, क्या ज़रूरत है, और मेरी बच्चियों के लिए परेशान होती थी। लेकिन मेरी अचीवमेंट के बाद खुश बहुत होती थी। तो यस, अब मुझे लगता है कि उनकी खुशी ने ना काफ़ी मुझे वो एक तसल्ली होती थी कि अच्छा अंदर कहीं ये इस बात पे प्राउड फील कर रही हैं, प्राउड फील करती थी। डांटती थी, नो डाउट डांटती थी। अगर वो डांट ना होती तो शायद मैं इससे ज़्यादा आगे बढ़ जाती, लेकिन फिर मुझे लगता है शायद मैं इतना बड़ा अचीव ना कर सकती, क्योंकि ये जो बैरियर्स होते हैं ना, ये जब तक हम क्रॉस करना नहीं सीखते हम कुछ बड़ा कर नहीं सकते। तो ये मेंटल बैरियर्स हमें और इमोशनल बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं, लड़ना पड़ता है। बिल्कुल लड़ना पड़ता है, करना पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है
टू इंगेज योर सेल्फ इन फिज़िकल एक्टिविटीज़, जैसे कि आपने अपने लिए एक चूज़ किया ट्रैकिंग, एंड देन ट्रैकिंग ही क्यों? बहुत सारा कुछ और कर सकती थी आप भी। सिंपल एक जिम पार्टी बना सकती थी। गोइंग टू जिम इज़ अ फैशन ट्रेंडी थिंग। आपका एक गॉसिप ग्रुप होता है, आप जिम भी कर रहे हैं, पार्टीज भी कर रहे हैं। व्हाई नॉट दैट काइंड ऑफ अ थिंग? ट्रैकिंग बिल्कुल अकेला एक बंदा गैजेट्स के साथ जो कि विल्डरनेस में जा रहा है। हाँ, द रीज़न इज़ मे बी फर्स्ट रीज़न इज़ माई पर्सनैलिटी कि मुझे नेचर ज़्यादा सूट करती है। मुझे लगता है कि मुझे मेरा इनर सेल्फ फुलफिल्ड नहीं फील करता लोगों के अंदर, और मैं शायद लाइट्स से और आवाज़ों से इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ। इट्स माय पर्सनालिटी बेसिकली। फिर ट्रैकिंग की एक चीज़ ऐसी है फ़र्क कि जब आप पहाड़ों में जाते हैं ना, आपके पास वहाँ पे मीडिया नहीं है, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो जाती है, फ़ोन की कनेक्टिविटी बंद हो जाती है, आप दुनिया से बिल्कुल अलहदा हो जाते हैं। जब आप दुनिया से अलहदा होते हैं, आप अपने साथ बैठते हैं और आपके साथ सिर्फ नेचर होती है। फिर आपको पता चलने लगता है कि आप क्या हैं, आपकी सोच क्या है, आपका विजन क्या है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं, क्या वो कौन सी बेड़ियाँ हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, क्यों आप स्टक हैं। तो आपकी क्यों की जो चेन है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाती है और आप आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद होने लग जाते हैं। और फिर वो नेचर आपको सूट बहुत करती है। फिर ग्रैटिट्यूड बहुत आ जाता है। जब आप ट्रैकिंग पे जाते हैं तो आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती, आपने कैंप नाइट्स गुजारनी है, खाना आपने नीचे से जो लेके गए हैं वही आपके पास। फिर आप देखते हैं पोर्टर्स की लाइफ, आप वहाँ पे लग्जरी के लिए गए हैं और वो पोर्टर्स वहाँ से कमाई करके अपने घर में अपने बच्चों के लिए खाना लेके जा रहे हैं, वो आपका सामान उठा के चल रहे हैं, जबकि आप वहाँ पे अपने आप से मिलने गए हैं। तो इन दोनों की कनेक्टिविटी, फिर उनकी हम्बलनेस, वो आपके साथ आपका सामान उठा के जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके वो आपके लिए खाना बनाते हैं, आपसे पहले आपके लिए आपके कैंप्स तैयार करते हैं और आपको हर छोटी सी चीज़ पे दे आर टू लविंग। जब उनसे मुलाकात हुई मेरी तो मुझे पता चला कि यार दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, लुक एट देम, ये कितने गिविंग हैं इनके पास। फिर कैंप नाइट्स में पत्थर नीचे से आपको चुप रहे हैं, आपने एक स्लीपिंग बैग के अंदर सोना है, मुंह धोने के लिए आपके पास पानी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, तो आपके अंदर ग्रैटिट्यूड बहुत बढ़ जाता है कि या अल्लाह तूने मुझे कितनी नेमतें दी हैं। छत का होना कितनी बड़ी नेमत है, पानी का होना, साफ़ पानी का होना कितनी बड़ी नेमत है। तो ये एक बहुत अमेजिंग किस्म का मेरा ख्याल है एक लेसन है, शायद जो आपको डिग्रीज लेके भी नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। जो और ख़ास तौर पे वो जो स्टारी नाइट्स होती हैं कि जब आप वो भरपूर आसमान को देखते हैं, जो शहरों में आपको पता ही नहीं होता कि कितनी वसी कायनात है रब की और क्या कुछ है इसमें। और फिर वहाँ पे जाके जैसे आपको पता चलता है, यूजुअली मैं ये ज़रूर चीज़ मेंशन करूँगी कि बीइंग अ वुमेन, जब भी मैं अपने मुल्क में ट्रैक करने गई हूँ, मैंने किसी हरासमेंट का सामना नहीं किया, मुझे कभी कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो एक आपका ना, मुझे ये शिकवा है, अक्सर मैं ये सोचती हूँ ऐसा क्यों, शहरों में ही क्यों हमारे इर्द गिर्द हम हरास हो रहे होते हैं, बीइंग अ वुमेन बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, बचपन से हो रहे होते हैं, हमें मोलेस्ट भी किया जा रहा होता है। तो वहाँ के एनवायरनमेंट में हर बंदा आपको सपोर्ट करने के लिए, वहाँ के एनवायरनमेंट में मैं जिन लड़कियों को इजाज़त नहीं मिलती, मैं उनके पेरेंट्स को कहूँगी कि आप उनको ये एक्सपीरियंस करने दें। और अब तो मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगी कि पाकिस्तान में सिर्फ लड़कियों के ट्रैकिंग ट्रिप्स जा रहे हैं, जिसको लीड भी लड़कियाँ कर रही हैं, तो उनमें लड़कियाँ जाएं। तो वो जो इन्वायरमेंट है ना, वो ओवरऑल एटमॉस्फेयर, वो इन्वायरमेंट जब आप उससे मिलते हैं ना, तो आप कहते हैं कि अच्छा दुनिया में सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी है, सेफ प्लेसेस भी हैं। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है जिसको हर एक को करना चाहिए, मेरे ख्याल से तो हर एक को करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटली टफ होना या फिज़िकली स्ट्रांग होना? ये इन दोनों में से आपके ऊपर क्या सादिक आता है? आप मेंटली टफ होना। मेंटली टफ होना। हाँ, फिज़िकली तो मैं बिल्कुल टफ नहीं थी। तो कैसे नहीं थी। कैसे मेंटली टफ हो सकता है कोई भी लड़की या औरत? उसके लिए क्या करना ज़रूरी है? ओके, फरा एक चीज़ जो है मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता आती है ये मेंटल टफनेस, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना। बस ये आप सोच लें कि आप जिस सिचुएशन में भी हैं, किसी रीज़न की वजह से हैं, आपने वहाँ पे गिव अप नहीं करना, वहाँ पे अपना फुली पुट इन करना है। और दूसरी एक चीज़
कि जब फिर भी रिजल्ट ना आए तो फिर आपने ये नहीं कि वहाँ चिपके रहना, फिर आपने छोड़ देना। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है आई थिंक, लेकिन मेंटल टफनेस यही है कि आपने गिव अप नहीं करना। मुझे याद है कि मेरे इनिशियल ट्रैक्स पे आई वॉज गोइंग थ्रू सम इलनेस और मैं अपने पहले ट्रैक पे गई तो मैं लास्ट लड़की होती थी जो ट्रैक कर रही होती थी, सबसे पीछे आखिर में रेंगती हुई आ रही होती थी। और मज़े की बात यह है कि कुछ ग्रुप्स में ऐसा भी होता था कि वो लोग रेस्ट जब करते थे तो उनका टारगेट मैं होती थी कि जो ही वो मुझे देखते थे तो वो अपने बैग्स पैक करते थे मेरी बाकी टीम और वो चलना शुरू कर देते थे। टिल द टाइम मैं वहाँ पहुँचती थी तो वो आगे निकल जाते थे। लेकिन उसमें भी जो एक चीज़ थी ना वो मैंने ये सीखी कि मैंने इन्जॉय करना शुरू कर दिया। मैंने उस सिचुएशन में ये सीखा कि अच्छा वैसे तो मैं सोलो नहीं आ सकती, बिल्कुल अकेली नहीं आ सकती, तो लेट्स मेक इट लाइक कि मैं सोलो ट्रिप पे आई हुई हूँ। तो वो मैं उस तरह वो अपने आप से बातें करते करते पहुँच जाती थी। तो मेरा ख्याल है मेंटल टफनेस आपको टाइम भी सिखाता है, लेकिन आपने डटे रहना होता है, बस डटे रहे, खामोशी के साथ डटे रहे, जहाँ हैं बस खड़े रहे। अच्छा, और वो जो एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है या वो जो जिसे कहते हैं नाजुक लम्हे होते हैं, देयर सम कुछ वक्त होता है जो गुजर जाए तो गुजर जाता है और अगर वो ना गुजरे तो आप टूट जाते हैं। वो क्रूशल मोमेंट्स जो हैं आई एम श्योर हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, मर्द और औरत बियॉन्ड है इससे, उससे गुजरने का क्या आपका टिप है कि जब वो जिसे कहते हैं ना व्हेन इट्स टू द लिमिट, एवरीथिंग गेट्स टू द लिमिट और आपकी बर्दाश्त की हद से या आपकी उससे बाहर हो रही होती हैं चीज़ें। मेरा ख्याल है उस वक्त जो चीज़ें आपको, दो चीज़ें मैं कहूँगी यहाँ पे कि अगर तो आप इमोशनली उस टाइम से गुजर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बस अब ये मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, तो जो चीज़ें आपको तंग कर रही है ना वो कह दें, कहने के बाद ख़ुद को माफ़ कर दें। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम कहते नहीं हैं, हम अपने ऊपर ही सब डाल रहे होते हैं, हम कम्युनिकेट नहीं करते। तो जब वो मौका आए उससे गुज़रने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपको जहाँ जहाँ जिसने जो तंग किया है अगर आपसे नहीं बर्दाश्त हो पा रहा तो वो ये कि सब्र की मूर्ति बन के अपने आप को ख़त्म करने से बेहतर है कि आप उसको कह दें और आप डट जाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को कोशिश करें कि जब इस एक और तरह का अगर आपके ऊपर मुश्किल वक्त आ गया है, मैं शेयर करूँगी कि जब मैं स्टार्टिंग लाइन पे पहुँची थी, इस मैराथन की खूबसूरती ये है कि इसकी फ़िनिशिंग लाइन तक आपने कुछ घंटों में पहुंचना होता है और इसकी स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचने में आपको 10 से 12 दिन लगते हैं। अच्छा, आपको ट्रैक करके 12 दिनों में आप स्टार्टिंग लाइन तक पहुंचते हैं, कम से कम 12 दिन है और आपको बहुत पीछे से ट्रैक करके आना पड़ता है। बहुत अच्छा। तो कई दिन लगते हैं, फिर आपने अंदर क्लेमेटाइज भी करना होता है। तो जब मैं अपनी स्टार्टिंग लाइन पे पहुंची थी तो मुझे खबर मिली थी बैक होम मेरी मदर की डेथ हो गई और इट वॉज़ अ सडन डेथ एंड आई वाज लाइक ऑल शॉक्ड। मेरे लिए ये मेरा ख्वाब, ये पैशन, ये सब उस लम्हे ख़त्म हो गया था और मैं घर वापस भी नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि वो ट्रैक का टाइम, देन हेली, देन फ्लाइट्स, तो वो एक नामुमकिन चीज़ थी। तो वहाँ पे उस वक्त उस लम्हे में मेरा ये सारा कुछ, ये पैशन, ये जज्बा, वो जो मेरा एक ख्वाब था जिसके लिए मैं जी रही थी, जिसके लिए मैंने बाकी सब लड़ाइयाँ लड़ी थी, वो एकदम से ख़त्म हो गया और उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। लेकिन वहाँ पे ये जो आपने क्वेश्चन किया इससे रिलेटेड है कि मैंने वहाँ पे अपने आप को सिर्फ ये कहा कि व्हाट नेक्स्ट। अगर इस वक्त इमोशनल डिसीजन लेती हो और ये सब यहाँ छोड़ के वापस चली जाती हो तो व्हाट विल यू हैव। शायद तुम ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं भाग सकोगी, तुम दोबारा डिप्रेशन में चली जाओगी, माँ तो होगी नहीं, घर वापस जाओगी, फिर क्या करोगी, किसको देखोगी, किससे दुख सुख करोगी। तो अब जहाँ हो वहीं खड़ी रहो। तो उस वक्त मैंने इसको लॉजिकली डील किया, इमोशंस को साइड पे करके मैं उसको सहती रही, अकेले सहती रही। लेकिन ये कि इमोशंस को साइड पे करके मैंने लॉजिकली, तो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। समटाइम्स यू नीड टू लेट योर इमोशंस गो एंड समटाइम्स यू हैव टू बी लॉजिकल। ये आपने बहुत कमाल बात की है, विदाउट आई थिंक नोइंग द साइंस। समटाइम्स यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ बिटवीन इमोशंस और वो। और आप तो चूँकि ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, एक टाइम होता है ना जब आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लेकिन आप स्लिंग पे होते हैं और आप बिल्कुल उसमें आ जाते हैं कि आपने अब ज़िंदगी बचानी, तो आप रोप काटते हैं पीछे से। आप वो रोप काट देते हैं जो कि आपको पीछे को खींच रही होती है। भले उसमें आपकी लाइफ सेविंग बहुत सारी चीज़ें, बट उस वक्त इम्पोर्टेंट आप प्रायोरिटाइज कर जाते हैं।
So that is the key lesson of life and this is why these sports are important क्योंकि ये बिल्कुल हमें ऐसे ही। ज़िंदगी के बहुत की lessons जो हैं कि रोप आपने कब काटनी है, जब आपको वो खींचने लग पड़ी है पीछे तो वो वक्त है कि आप पीछे वाली रस्सी काट हाँ, लें। जब आप माउंटेनियरिंग में भी जब आप क्लाइंब कर रहे होते हैं तो आपको Yeah. डिसीजन लेना होता है। समटाइम्स आप एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ वेदर इतना बुरा हो जाता है कि आपको आगे कुछ नज़र नहीं आता, देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि हमने आगे जाना है या हमने यहाँ पे क्विट करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें छोटी-छोटी आपको किस वक्त क्या ज़रूरत किस है। वक्त क्या ज़रूरत है। बहुत सारे एथलीट्स को जिसे कहते हैं ना एक साइकोलॉजिकल बैरियर के एक ह्यूमन लिमिट है, जब आपकी बस हो रही होती है बस उसी टाइम पे वो फाइनल गियर लगाने का टाइम होता है कि बस उससे आप, और जब आप ये छोटे छोटे टारगेट्स ज़िंदगी में अचीव करना शुरू कर देती हैं, अपनी एक्सरसाइज में आप 4 मिनट से ज़्यादा 6 मिनट के पुशअप्स जो हैं वो लगा लिए आपने, these small achievements give you the strength and confidence कि you can do it. एग्जैक्टली तो ऐसा ही है। ज़िंदगी में ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी चाहिए होता है कि you can do it. हाँ, और स्पोर्ट्स इसमें बहुत हेल्प इसमें बहुत हेल्प करता है। No doubt. और अनफॉर्चुनेटली लड़कियां चूँकि बिल्कुल स्पोर्ट्स की साइड पे इन्वॉल्व नहीं होती, तो ज़िंदगी की ये जो लर्निंग या लाइफ स्किल्स हैं ये शायद उनको फिर अंदाज़ा ही नहीं होता। अंदाज़ा ही नहीं मेल होता। ज़्यादा फेमिलियर रहते हैं एग्जैक्टली इनसे। वो फेमिलियर रहते हैं, वो फिर ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। हाँ। वैसे भी हम इमोशनली वीक क्रिएचर हैं तो हम मज़ीद इमोशनल होते जाते हैं। तो ये हाँ, स्पोर्ट्स आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करती है, एक्सपोजर आपको हेल्प आउट करता है, नए लोगों से मिलना, नए कल्चर्स को जानना, वो आपको हेल्प आउट करता है। तो ये सारी रबिया, चीज़ें- वंडरफुल नोइंग यू एंड मीटिंग यू। लेकिन हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे एक और मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। स्टे विद अस, एक छोटा सा ब्रेक और फिर मिलते हैं।